हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी। ठीक है, उसमें आपने क्या लिए थे, दो लेंस लिए थे और दोनों लेंसों को इस प्रकार से सेट करके आपने एक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया था दूर स्थित वस्तु का। बट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी का मतलब है यहाँ पर प्रकाश का हम परावर्तन करवाएंगे और परावर्तन करवाने के पश्चात हमें एक बिंब प्राप्त होगा। ठीक है, जो चमकीला होगा और बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जहां परावर्तक शब्द नाम आए, जहां परावर्तक नाम आए तो निश्चित रूप से वहां पर दर्पण का उपयोग जरूर होगा, यानी कि चमकीले सतह का उपयोग जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो परावर्तक दूरदर्शी है आपकी। इस दूरदर्शी में हम दूर स्थित वस्तुओं के यदि चमकीले प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहें तो हमें परावर्तक दूरदर्शी को ही काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, इस दूरदर्शी की बहुत सारी और भी कुछ खास बातें होती हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि परावर्तक दूरदर्शी क्या है, यानी कि बहुत दूर स्थित वस्तुओं के चमकीले प्रतिबिंब प्राप्त करने के जो काम आने वाली जो दूरदर्शी है, उस दूरदर्शी का ही नाम क्या है, परावर्तक दूरदर्शी है। ठीक है, तो परावर्तक दूरदर्शी में ऐसी क्या खास बात है जिससे कि चमकीले हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इसमें इसके लिए आपको देखना है कि एक तो हम इसमें लेंस की जगह, यानी कि इस दूरदर्शी में एक तो हम लेंस की जगह दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दर्पण के इस्तेमाल करने से हमें दो तीन चीजें हैं, वो उसमें दर्पण में वो दोष नहीं होते हैं। जैसे कि दर्पण में गोलीय विपतन नहीं होता, वर्ण विपतन नहीं होता, ये दोनों प्रकार के विपतन नहीं होते हैं। अब गोलीय विपतन और वर्ण विपतन क्या है, इसको हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात यह है कि चमकीले प्रतिबिंब या स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदर्शक का जो द्वारक है वो बड़ा होना चाहिए। द्वारक बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब है कि दूर स्थित वस्तु से यदि प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो सबसे पहले जिसमें आ रही हैं तो इसका ये द्वारक है, यानी कि दूरदर्शी का आगे वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे से ज्यादा प्रकाश किरणें उसमें प्रवेश कर सकें। ठीक है, बट यदि हम लेंस लें, यदि यहाँ पर ये आपने जो दर्पण ले रखा है, इस दर्पण की जगह यदि हम लेंस लें तो लेंस को हम ओनली सारा देने में थोड़े से असमर्थ होते हैं, यानी कि लेंस को हम जो इसकी जो साइड होती है वहां उसको सारा दे सकते हैं। इसलिए यदि हम बड़ा लेंस काम में लें तो बड़े लेंस को हम उसको सपोर्ट नहीं दे सकते, उसको सहारा नहीं प्रदान कर सकते हम। इसलिए बड़ा लेंस यदि हम बना भी लेंगे तो उस बड़े लेंस को बनाने के पश्चात उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उसको हम खड़ा कहां पर करें। यदि खड़ा कर भी दिया तो उसको टूटने का, गिरने का वो डर रहता है। ठीक है, लेकिन अब लेंस की जगह यदि हम दर्पण काम में ले लें तो दर्पण को हम क्या कर सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। दर्पण जो पीछे वाले जो पूरा सरफेस है उसको पूरे को हम क्या दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं पीछे से, ताकि ये मजबूत हो, हिले डुले नहीं, और हम बड़ा बना सकते हैं दर्पण। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यही है इसकी खास बात कि परावर्तक दूरदर्शी में लेंस की जगह दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि दर्पण का द्वारक हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको हम पीछे से सपोर्ट दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि दर्पण में गोलीय विपतन और वर्ण विपतन नहीं होते। ठीक है, तो लेंस में तीन कमियां थी। एक तो गोलीय विपतन संभव होता है, यानी गोलीय विपतन हो सकता था, वर्ण विपतन भी हो सकता था, और उसको हम पीछे से सहारा प्रदान नहीं कर सकते। ये तीन वजह होने के कारण हम लेंस को काम में नहीं लेते हैं। किसको काम में ले रहे हैं, दर्पण को काम में ले रहे हैं। ठीक है, चलें अब इस परावर्तक दूरदर्शी की जो कार्य विधि है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक तो हमने दर्पण और लेंस के बारे में ही पढ़ा था कि पीछे वाले में आपने लेंस काम में लिए थे, यहाँ पे हम दर्पण काम में ले रहे हैं, इनमें क्या अंतर है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था कि दर्पण में ये तीन खास बात होती हैं इसलिए। ठीक है, तो अब इस परावर्तक दूरदर्शी की जो कार्य विधि है, जो ये किरण आरेख है, उसको आपको ढंग से समझना है। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अनंत पर कोई एक बिंब की तलाश करते हैं, जैसे तारा है, चांद है, या दूर स्थित कोई अन्य कोई पहाड़ है, कोई बिल्डिंग है, ऊंचा कोई पर्वत है। ठीक है, तो ये तो हमारा बिंब है। अब बिंब हमारा कहां पर है, अनंत पर है। यदि बिंब हमारा अनंत पर है तो इस बिंब से आने वाले सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो आपने समांतर लाइनें इस प्रकार से प्रदर्शित कर रखी हैं। ठीक है, लाइनें हम जो आपतित प्रकाश किरणें हैं वो दो से ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे। यदि दो से ज्यादा ड्रॉ करते हैं तो अपना जो डायग्राम है थोड़ा जटिल बनेगा, उसको हमें समझने में दिक्कत होती है।
दूसरी बात यह है कि इस बीम से जो आने वाले जो प्रकाश किरणें हैं इस बीम से हम टच नहीं करते हैं, यानी कुछ यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देते हैं। इसका मतलब कहां से है, ये जो प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये बीम है यहाँ पर नहीं है, ये बहुत दूर है, ये बीम आपका क्या बहुत दूर है, वहां से प्रकाश किरणें आ रही है। ठीक है, इस पर समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं इस दर्पण पर आपतित हो रही हैं। इस दर्पण को हम नाम दे रहे हैं M1। तो M1 दर्पण पर समांतर प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं। ठीक है, ये आपका M1 क्या है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा, और अनंत से यदि आपकी कोई भी प्रकाश किरणें आ रही हैं तो दर्पण उसको उन सब प्रकाश किरणों को फोकस तल पर आपतित करेगा। फोकस तल पर आपतित करेगा, इसका मतलब यह है कि ये मान लीजिए आपके पास में दर्पण है और इसमें मतलब अनंत से यदि प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये आपका यहाँ पे इस दर्पण का फोकस बिंदु है और इससे गुजरने वाला ये क्या फोकस तल है। तो सभी प्रकाश किरणें कहां पर आपतित करेगा, ये इस फोकस तल पर आपतित करेगा। ठीक है, और यदि प्रकाशिक अक्ष के समांतर आ रही हैं, यदि ये प्रकाशिक अक्ष है और प्रकाशिक अक्ष के समांतर यदि प्रकाश किरणें आ रही हैं तब उन सबको फोकस बिंदु पर फोकसित करेगा। प्रकाशिक अक्ष के समांतर नहीं आ रही हैं, ठीक है, अनंत से आ रही है प्रकाश किरणें, तब उनको क्या करेगा, फोकस तल पे करेगा। फोकस तल का मतलब है कि फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। तो यहां पर आप एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अनंत से जो आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस दर्पण के फोकस तल पर आपतित होंगी। इस दर्पण के फोकस तल पर आपतित होंगी, यानी कि इसका फोकस यदि हम यहां पर मान लें, इस दर्पण का फोकस बिंदु यहां पर मान लें F, तो यहां पर सब की सब क्या होंगी, आपतित होंगी। बट हम ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, इसके फोकस बिंदु और इसके ध्रुव से पहले ही एक यहां पर हमने क्या कर दिया, एक समतल दर्पण को रख दिया और उस दर्पण को हमने नाम दे दिया M2। तो यहां से जो आने वाले समांतर प्रकाश किरणें यहाँ पर आई, दर्पण आपतित हुई, यहां से परावर्तित होकर इधर आपतित हो रही है, इधर आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फोकसित होने वाली थी, बट हमने क्या कर दिया, पहले ही यहाँ पर एक समतल दर्पण को इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, तिरछा रख दिया। और कितना तिरछा रखते हैं इस टर्म को आप अभी याद कर लीजिए, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री के कोण पर झुकाकर हम समतल दर्पण को इस प्रकार से यहाँ पर इसके फोकस बिंदु और इसके ध्रुव इन दोनों के मध्य कहीं इस प्रकार से सेट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये परावर्तित प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित होंगी तो ये दर्पण इनको पुनः क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, और परावर्तित करने के पश्चात ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहाँ इस दर्पण की सहायता से यहाँ पर एक बिंब बन गया A', B', जो उल्टा है और वास्तविक है। उल्टा और वास्तविक यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन गया इस बिंब का। फिर इस बिंब से जो चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं इस लेंस पर आपतित होती हैं। ये मैंने उत्तल लेंस यहाँ पे आगे लगा रखा है, और इस उत्तल लेंस पे आपतित होने के पश्चात इन प्रकाश किरणों का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। जैसे ही अपवर्तित होकर प्रकाश किरणें आगे की तरफ आएंगी तो ये प्रकाश किरणें ऐसे फैलती हुई जाएंगी। ठीक है, आगे यानी कि इस लेंस से आगे ये ऐसे फैलती हुई जाएंगी और कहीं पर भी ये मिलने वाली नहीं होती हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर अपनी आंख से, यदि हम यहाँ खड़े होकर अपनी आंख से इनको इधर देख रहे हैं इस लेंस की तरफ, हमें इधर से जो आने प्रकाश की किरणें हैं वो इधर से आती हुई दिखाई प्रतीत होंगी, यानी कि पीछे से ऐसे आती हुई हमें दिखाई देंगी। और यहाँ पर एक बिंदु पर कहीं ना कहीं जाकर एक बिंदु पर प्रकाश किरणें पीछे जहां पर मिलेंगी वहीं पर ही हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो बन जाएगा। अपना अंतिम प्रतिबिंब है वो क्या है, तो आभासी है। आभासी क्यों है, क्योंकि इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम डैश लाइनें इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वास्तव में ये प्रकाश किरणें हैं मिलती हुई वास्तव में नहीं मिलती हैं, बट मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए प्रतिबिंब क्या बन गया, आपका आभासी बन गया। ठीक है, तो ये जो अपने पास में अंतिम प्रतिबिंब है A', B', यहाँ पर प्राप्त होगा, बड़ा प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा और सीधा प्राप्त होगा, बड़ा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, अभी यहाँ पर दोबारा इसको समझ लीजिए, ये आपका बिंब है, बिंब से आने वाले समांतर प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित होंगी। आपका अवतल दर्पण है M1, और इस पर आपतित होने के पश्चात ये इससे परावर्तित होकर इस समतल दर्पण पर आपतित होंगी, और समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात इनका एक प्रतिबिंब बनेगा A', B', और इस बिंब से फिर ये जो प्रतिबिंब बना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, और ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश किरणों का यहाँ पर अपवर्तन होगा लेंस के द्वारा, और अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर A', B' पर हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी, जहां पर हमारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। हम यदि आंख से देखते हैं तो हमें ओनली यही दिखाई देगा, A', और B'। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम के द्वारा यहाँ पर जो हम ये प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं, एक तो बड़ा होगा,
चमकीला भी होगा साथ में साथ में क्या होगा, चमकीला प्रतिबिंब भी होगा। तो चमकीला इसलिए बनाते हैं ताकि हमें प्रत्येक चीज स्पष्ट समझ में आए। यदि धुंधला बनेगा, चमकीला नहीं बनेगा, तो धुंधला वैसे ही हमें दूर से ऐसे धुंधला दिखाई देता है और धुंधला दिखाई दे रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम चमकीला प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे इस सिस्टम की बात हुई। बस आपको आरबीएससी हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड में आपको इतना ही याद करना है, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और थोड़ी सी इसकी थ्योरी है। जो मैं बोल रहा था वो भी आपको कुछ लिखना होता है। कई बार एक दो नंबर का छोटा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि परावर्तक और अपवर्तक दूरदर्शी में क्या अंतर है। तो आपको इस दर्पण से जो दर्पण की 3 जो विशेषताएं होती हैं वो आपको लिखनी होती है, यानी क्योंकि इसमें दर्पण में गोलीय विपतन नहीं होता, वर्ण विपतन नहीं होता और हम दर्पण का बड़ा द्वारा के कर सकते हैं, दर्पण को हम बड़ा बना सकते हैं, लेंस को ऐसा बनाना सुविधाजनक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं, इन दोनों पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं, गोलीय विपतन और वर्ण विपतन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बड़ा लेंस बना लिया, आप जितना बड़ा लेंस लोगे उसमें गोलीय विपतन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष है। अब यहां से आने वाली जो प्रकाश किरण एक तो यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये सब की सब प्रकाश किरणें क्या है, इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर है। तो इनको अब कहां पर मिलना चाहिए, इस लेंस के फोकस बिंदु पर आकर मिलना चाहिए। बट क्या होता है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा लेंस है तो ये इसको थोड़ा सा कम मोड़ेगा, यानी कि ये आगे जाकर मिलेगी। ये थोड़ा सा है तो ये इसको यहाँ पे मिला देगी, और ये वाला भाग है इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा ज्यादा मोड़ देगा। ठीक है, तो यानी थोड़ा सा आगे पीछे मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम लेंस बड़ा ले लेते हैं, यदि हमारे पास में जो लेंस है वो बड़ा है, ठीक है, उसका डायमीटर ज्यादा है, तो डायमीटर ज्यादा होने के कारण इसमें गोलीय विपतन होगा। गोलीय विपतन का मतलब यही है कि इस पर आपतित होने वाले जो सभी समांतर प्रकाश किरणें हैं वो एक बिंदु पर फोकसित नहीं होती हैं। फिर ये वाला जो यहाँ पे कुछ रेडियस कुछ अलग होगी तो ये इसको फोकस यहाँ पर करेगा। ठीक है, इसकी थोड़ी रेडियस कम है तो ये इसको फोकसित यहाँ कर देगा, ये इसको फोकस बिंदु पर कर देगा। कहने का मतलब है यदि ये प्रकाश किरणें एक जगह नहीं मिल रही हैं तो यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, धुंधला बनेगा। जैसे मैंने एफ ये लिखा, एफ फिर ऊपर लिखा, एफ ऐसे लिखा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको एफ ऐसे दिखना चाहिए था बट आपको एफ ऐसे दिख रहा है। अब इसका यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है किसी काम का नहीं है, यानी धुंधला है, सही ढंग से नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है लेंस में, उस समस्या का ही क्या नाम है, गोलीय विपतन। ठीक है, फिर है वर्ण विपतन। वर्ण विपतन का मतलब ये है जैसे कि मैंने कोई एक लेंस या कोई कांच का टुकड़ा मैंने ऐसे ले रखा है, इसको मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस पे जो आपतित होने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये अलग अलग एंगल से इसमें प्रवेश करेंगी। ठीक है, जैसे ऐसे आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश है वह क्या हो सकती है, अलग अलग रंगों में विभाजित हो सकती हैं। अलग अलग रंगों में क्या हो सकती हैं, विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि लेंस जो प्रिज्म होता है वो कांच का बना होता है, उस पर जैसे हम श्वेत प्रकाश आपतित करवाते हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है और 7 रंगों में बढ़कर इस प्रकार से बिखर जाता है। प्रकाश ये आया और इसके यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रंग आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, जैसे आपने वर्ण विक्षेपण में पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर इधर जो देख रहा है उसको 7 रंग दिखाई देंगे, इधर से तो आ तो रहा है, एक ही रंग आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश का रंगों में बढ़ जाना, ये समस्या भी उत्पन्न हो सकती है किसके द्वारा, लेंस के द्वारा। वर्ण मतलब कलर, रंग। ठीक है, तो ये वाली समस्या भी लेंस में उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण या वर्ण विपतन लेंस में होता है, गोलीय विपतन लेंस में होता है। लेंस का हम द्वारक बड़ा नहीं कर सकते, तो ये 3 समस्याएं होती हैं। ठीक है, गोलीय विपतन का मतलब आप समझ गए हैं कि जो लेंस के द्वारा जो प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता है वो अलग अलग भाग से कुछ माइनर इफेक्ट होता है, यानी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, गोलीय विपतन यानी इसकी गोलाई के कारण। फिर वर्ण विपतन का मतलब है ये प्रिज्म के कारण, ये प्रिज्म की तरह ये मतलब अलग अलग कलरों में प्रकाश को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यानी कि रंगों में बांट सकता है लेंस, तो उसमें कुछ कलर अलग हो सकते हैं, तो इसलिए आपको स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे वर्ण विपतन। और एक द्वारक बड़े वाली 3 समस्या है। ठीक है, वैसे ये सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने की मैं ट्रिक बना देता हूं। सबसे पहले आप क्या बनाएं, ये वाला दर्पण बनाएं। ठीक है, दर्पण बनाया और इसकी प्रकाशिक अक्ष खींचे, जो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, ये प्रकाशिक अक्ष। तो सबसे पहले प्रकाशिक अक्ष खींचे, यहाँ पर आराम से बिल्कुल आप बिंब को रखें और बिंब से चलने वाले दो समांतर प्रकाश किरणें उनको यहाँ पर आपतित करवाएं। ठीक है, और यहाँ पर आपतित करवाने के पश्चात पहले आप ये वाली लाइन तिरछी खींचे, एक लाइन ऐसे खींच रहे, ये लाइन आप इस प्रकार से खींचेंगे कहीं पर यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, जहां पर मिलने वाली होती है उससे थोड़ा सा आगे आप क्या करें, ऐसे 45 डिग्री पर आइडिया से यहाँ पर एक समतल दर्पण को शो करें। ठीक है, समतल दर्पण को शो करने के पश्चात
आप यहाँ तक प्रकाश किरणें खींच चुके हैं, इनको डैश डैश कट कर दीजिए बीच वाली को। फिर आप इसे थोड़ा सा आगे एक प्रकाशिक अक्ष और खींचे। ये वाली जो प्रकाशिक अक्ष है किसकी है, लेंस की है। तो एक प्रकाशिक अक्ष खींचे, फिर यहाँ पर आप लेंस ड्रॉ करें और लेंस ड्रॉ करने के पश्चात इनसे आने वाले जो प्रकाश किरणें वो यहाँ पर इस पर लेंस पर आपतित करवाने का प्रयास करें, यानी क्रॉस करती हुई आपतित करवाने का प्रयास करें। जहां पे क्रॉस करें वहां पे आप ए डैश बी डैश लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर फिर लेंस पे जैसे ही प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित हो रही है, ये ऐसे और ऐसे, तो लेंस से क्या होगा, प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा। तो यानी अपवर्तन होने के पश्चात ये इधर जाएगी, ये जाने तो चाहिए थी ऐसे और ये जाने चाहिए थी ऐसे, इनका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन हो गया, तो अपवर्तन होने के पश्चात प्रकाश किरण आगे तो फैल रही है लेकिन पीछे कहीं ना कहीं मिलेंगी, ठीक है। तो फिर डैश डैश करके आप पीछे इनको कहीं ना कहीं एक जगह मिला दीजिए, जहां मिल रही है वहां आप ए डबल डैश और बी डबल डैश शो कर दीजिए, जो कि क्या होगा, आपका अंतिम प्रतिबिंब होगा। यदि आप इस क्रम से यदि इसको पूरा सेटअप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा, अन्यथा तो ये 5-4 बार गलत होगा, आपका ढंग से नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप इसका एक डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स में यही डायग्राम बनाना है, ठीक है। और थ्योरी जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको लिखनी है। और वैसे आप थ्योरी के आप जो अपनी आरबीसी वाले बुक है उससे रीडिंग लगाकर आप लिख सकते हैं, उसमें सिंपल है एकदम, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ये अपना जो चैप्टर है, ये जो 11th चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, अपना ये कंप्लीट हो गया आज इस वीडियो में, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम आगे वाले वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट हो। और इस चैप्टर से कम 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, आते तो ज्यादा ही बट 2 नंबर का कंपलसरी आएगा, ठीक है। फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।